बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया पढ़ रहे थे, मतलब दक्षिण भारत का इतिहास, और वही अभी चलेगा और देख लेते हैं कि क्या कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इसमें पढ़ना है, जानना है, समझना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखा जाए। दक्षिण भारत का जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें लास्ट टाइम आपको याद होगा तो हम लोगों ने चोलों के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था भैया? चोल लोगों के बारे में। अब आपको जो बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मतलब ये कि जो एक तरह से डोनेशन है, जो लैंड डोनेशन है, भूमि दान है, उसके संदर्भ में कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है ना? चलिए अब इसमें आप देखेंगे क्या है कि मामला इस तरीके से है कि जैसे एक समझिएगा कि ब्रह्मदेव, ठीक है, चोल साम्राज्य में ब्रह्मदेव किसे कहा जाता था। ठीक है ना? थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे तो एक पेज में होगा। ठीक है, तो ब्रह्मदेव भैया, क्या ब्रह्मदेव? तो एक तो ब्रह्मदेव, और ब्रह्मदेव की बात करें तो किसे कहते थे ब्रह्मदेव? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मदेव। इसी प्रकार से एक शब्द हुआ करता था वेल भाई, तिरुना मटुकनी। क्या भाई? तिरुना मटुकनी। हाँ जी, मुझे पता है कि ये शब्द सुनकर, ये चीजें सुनकर कुछ लोगों का दिमाग घूमने वाला है, लेकिन चूंकि एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन है तो आपको याद करना ही है, तिरुना मटुकनी। ठीक है ना? तिरुना मटुकनी साला होगा किसके लिए हुआ था ये शब्द इस्तेमाल। और इसी प्रकार से एक शब्द इस्तेमाल हुआ था पल्लित छांदम। क्या भैया? पल्लित छांदम। ठीक है, पल्लित छांदम। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, तो इनको एक को भी, इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसको आपको छोड़ना है, सब याद करना है एक तरफ से। ठीक है, एक तरफ से सारे के सारे याद करने हैं। तो आइए देख लिया जाए कि क्या कुछ है भैया ये, है ना? और इत्मीनान से सब समझ में आएगा, बशर्ते आप ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कठिन तो है याद करना, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि आप इसे नामुमकिन समझने लगे। ठीक है ना? इतना भी कठिन नहीं है। तो चलिए देख लिया जाए कि क्या है। ठीक, अब बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मतलब आप में से कुछ लोगों को इसमें से कुछ की जानकारी है भी, निश्चित रूप से होगी, आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, तो एक एक चीज को समझते हैं और इत्मीनान से, है ना, साथ में नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, सभी जगह ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव किसे कहा गया है? ब्रह्मदेव का मतलब ब्राह्मणों को दान में दी गई करमुक्त भूमि। ब्रह्मदेव किसे कहा जाता था कि चोल काल में, ठीक है, चोलों के समय में ऐसा होता था कि ब्राह्मणों को दान में दी गई करमुक्त भूमि, दान में दी गई, ब्राह्मणों को दान में दी गई जो करमुक्त भूमि होती थी, करमुक्त भूमि होती थी, उसी को कहा गया है। ठीक है, करमुक्त भूमि, ब्राह्मणों को दान में दी गई करमुक्त भूमि। ठीक है ना? मतलब आप कह सकते हैं कि देखो वेलन नगोई किसे कहा गया भैया? तो वेलन नगोई कहा जाता था गैर ब्राह्मण स्वामी की भूमि, जो गैर ब्राह्मण स्वामी की भूमि होती थी, गैर ब्राह्मण स्वामी की भूमि, गैर ब्राह्मण स्वामी की भूमि। ठीक है, गैर ब्राह्मण स्वामी की जो भूमि होती थी उसे कहा जाता था। मतलब कह सकते हैं कि ठीक है, गैर ब्राह्मण स्वामी मतलब गैर ब्राह्मण। ठीक है ना? हाँ, दांत निकल जाएगा। अच्छा, ऐसा खतरनाक नाम है। अच्छा देखिए, तिरुना मटुकनी, तिरुना मटुकनी काफी इंपॉर्टेंट था। मंदिरों के रखरखाव के लिए दान में दी गई भूमि। ठीक है, मतलब मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि के लिए, मंदिरों को, ठीक है, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, उपहार में दी गई भूमि, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है, ठीक, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है, मतलब अब इसी प्रकार से आप देखिए साला भोगा। ठीक है, ये स्कूलों के लिए, जो स्कूल होते थे, विद्यालय होते थे, उनके लिए। ठीक है ना? तो विद्यालयों का खर्च जो मैनेज होता था। ठीक है ना? विद्यालयों के रखरखाव, विद्यालय देखिए ऐसा है, विद्यालय या स्कूल कह लीजिए, विद्यालय या स्कूल जो चलते थे, कोई भी विद्यालय कोई भी स्कूल होगा तो खर्चा वर्चा तो होगा ही। ठीक है, तो जो खर्चा होगा वो खर्चा कहां से मैनेज होगा? तो राजा की तरफ से विद्यालयों के रखरखाव के लिए, विद्यालयों का खर्च चल सके, उसके लिए एक प्रॉपर भूमि दी जाती थी। ठीक है, उस पर चाहे वो विद्यालय अपनी तरफ से खेती बाड़ी कराए, चाहे वो उससे उस पर कोई उगाए, ठीक है, या कुछ करे, उससे कोई जो भी भाई अर्निंग हो उससे अपना खर्चा मैनेज करे। ठीक है ना? हाँ जी, तो विद्यालयों के रखरखाव हेतु, विद्यालयों के रखरखाव हेतु दी गई भूमि, विद्यालयों के रखरखाव हेतु दी गई भूमि। ठीक है, दी गई भूमि। ठीक है, दी गई भूमि। ठीक है, विद्यालयों के रखरखाव हेतु दी गई भूमि, मतलब कैसे? इसी प्रकार से, अरे लो कहां थे, बताया तो कि चोलों का साम्राज्य आज के तमिलनाडु में हुआ करता था। पल्लित छांदम, ठीक है, ये जैन सभाओं के लिए, जैन सभाओं के लिए जो दान में दी गई भूमि होती थी। ठीक है, जैन सभाओं, क्या हुआ? ठीक है, जैन सभाओं के लिए, ठीक है, जैन सभाओं के लिए, जैन सभाओं के लिए, जैन सभाओं के लिए दान में दी गई भूमि, जैन सभाओं के लिए दान में दी गई भूमि, दान में दी गई भूमि, दान में दी गई भूमि, जैन सभाओं के लिए दान में दी गई भूमि। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि लैंड दी जाती थी, उसको क्या कहते थे? जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी भूमि, कर्मुक्त भूमि, उसको ब्रह्मदेव कहते थे। और अगर आप ध्यान देंगे तो इसी को नॉर्थ इंडिया में क्या कहा जाता था? इसी को साथियों नॉर्थ इंडिया में क्या कहा जाता था? नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ भारत में इसी को कहा गया है क्या? अग्रहार कहा गया है। नॉर्थ इंडिया में इसी को क्या कहा गया है? अग्रहार कहा गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। ठीक है, क्या पूछा जाता है कि ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली कर्मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। और इसी को चोल साम्राज्य में दक्षिण भारत में ब्रह्मदेव कहा गया है। ऐसी भूमि जिसके मालिक गैर ब्राह्मण होते थे, मतलब ऐसे भूमि जिसके मालिक गैर ब्राह्मण होते थे, उनको वेलन नगोई कहते थे। ठीक है, मंदिरों को उपहार में दी गई, मंदिरों का भी तो अपना खर्चा है, तो उनके रखरखाव के लिए दान में दी गई भूमि तिरुना मटुकनी है। विद्यालयों के रखरखाव के लिए दान में दी गई भूमि शाला भोगा है। और जैन सभाओं को खर्च को मैनेज करने के लिए, जैन सभाओं के खर्च को मैनेज करने के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे पल्लित छांदम कहा जाता है। ठीक है ना? अजय भैया, अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब एक बात और है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्या भैया होनी चाहिए? वो ये कि ये चीज है दिमाग में, ये होनी चाहिए आपके कि भाई ये जो दान देने की मामला है, ये जो दान देने का मामला है, डोनेशन का जो मामला है, ये लैंड डोनेशन किसने शुरू किया था? तो लैंड डोनेशन वाज स्टार्टेड बाय सातवाहनास एंड इट वाज एक्सपेंडेड बाय गुप्तास। ठीक है ना? मतलब जो भूमि दान की प्रथा है, भूदान की प्रथा किसने शुरू की थी? ठीक है, तो भूदान प्रथा किसने शुरू की थी याद करिएगा। तो भूदान प्रथा की बात करें, ठीक है, लैंड डोनेशन, ठीक है, लैंड डोनेशन का जो ट्रेडिशन है, लैंड डोनेशन, ठीक है, लैंड डोनेशन, ठीक है, लैंड डोनेशन सिस्टम। तो जब हम लैंड डोनेशन सिस्टम की बात करते हैं तो भैया लैंड डोनेशन जो सिस्टम है इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ठीक है, एक तो पूछा जाता है कि स्टार्ट किसने किया, मतलब शुरू किसने किया? ठीक है, शुरू किसने किया। और दूसरा होता है कि विस्तार किसने किया। विस्तार मतलब एक तरह से इसको और एक्सपेंड किसने किया। ठीक है, इसको और एक्सपेंड किसने किया। ठीक है, अच्छा अब ये सिंपल सी चीज है कि इसको शुरू करने वाले जो थे वो कौन थे? सातवाहन थे। तो सातवाहनों के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, सातवाहनों के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। सातवाहनों में भूदान देने की प्रथा को शुरू किया था और इसका विस्तार किसने किया था? गुप्तों ने किया था। ठीक है ना? किसने किया था भैया? गुप्तों ने इसका विस्तार किया। ठीक है ना? गुप्तों के द्वारा इसका विस्तार किया गया। ठीक है, हाँ जी, गुप्तों के द्वारा इसका विस्तार किया गया। ठीक है ना? हाँ जी, और इसी वजह से आज तक हमारे सत्यम सर भी है ना इस प्रकार के भूदा, इस प्रकार के दान पुण्य करते रहते हैं, क्योंकि सत्यम सर का नाम भी सत्यम गुप्ता है ना, तो इसलिए कह रहे हैं। तो गुप्तों के द्वारा इसका विस्तार किया गया जो आज तक जारी है। ठीक है, चलिए याद करने के लिए है, पता चलो। ठीक है, अब देखिए भूदान की बात करते हैं तो याद करिए भूदान का पहला अभिलेखी प्रमाण, मतलब पहला अभिलेख जिसमें ये लिखा हुआ है कि हाँ भैया कोई भूदान किया गया। ठीक है, तो पहला अभिलेखी प्रमाण, पहला अभिलेखीय प्रमाण मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल, ठीक है, फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल, ठीक है, फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, ठीक है, फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। ठीक है,
हाँ, फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, ठीक है ना। हाँ जी, तो फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल जो एविडेंस है इस चीज का कि हाँ भैया कोई भूदान किया गया, ये क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि भैया ये क्या है, ये है नाना घाट अभिलेख। क्या है? नाना घाट अभिलेख, ठीक है। नाना घाट अभिलेख, ठीक है। नाना घाट अभिलेख, ठीक है। नाना घाट अभिलेख जो कि महाराष्ट्र में मिल जाएगा, ठीक है। नाना घाट इंस्क्रिप्शन, नाना घाट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। नाना घाट इंस्क्रिप्शन, नाना घाट इंस्क्रिप्शन कहाँ पर मिलेगा? महाराष्ट्र में। ये सातवाहनों के समय का है और ये किसका है अगर आप याद करें तो आपको याद होगा शायद कि ये है किसका? नागरिका देवी का है। किसका है? नागरिका देवी का है। नागरिका देवी, ठीक है। तो नागरिका देवी का है किसका? नागरिका देवी के द्वारा, ठीक है। सातवाहन वंश की राजकुमारी थी, सॉरी रानी थी, ठीक है। हाँ, तो सातवाहन, ठीक है, सातवाहन वंश की रानी थी, सातवाहन वंश की रानी थी साथियों नागरिका देवी। इनके द्वारा जो भूमि दान किया गया उसको अभिलेख में लिखवाया गया, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखिए एक बात ये भी यहीं पर जोड़ लीजिए वो ये कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? अगर आपसे कहा जाए भूदान आंदोलन, ये भी आपने सुना होगा। भूदान आंदोलन की अगर बात करते हैं तो ये मिलता है आपको कब? भूदान आंदोलन आपको मिलता है मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है ना। तो भूदान आंदोलन की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें भैया? भूदान आंदोलन की अगर बात करें, भूदान मूवमेंट कह सकते हैं आप इसे, भूदान आंदोलन या भूदान मूवमेंट, ठीक है। भूदान आंदोलन या लैंड डोनेशन मूवमेंट, ठीक है। तो या तो आप इसे भूदान आंदोलन ही कहें, भूदान मूवमेंट कहें, या आप इसे कह सकते हैं कि लैंड डोनेशन मूवमेंट, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा? भूदान मूवमेंट, ठीक है। भूदान मूवमेंट। अब भूदान मूवमेंट को जब आप देखेंगे, भूदान मूवमेंट अगर आप ध्यान दीजिए तो भैया भूदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1951 फ्रॉम तेलंगाना, ठीक है ना। कहां से स्टार्ट हुआ था ये तेलंगाना से स्टार्ट किया गया, ठीक है। कहां से? तेलंगाना से स्टार्ट किया गया था। इट वाज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था इसे विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? विनोबा भावे। और आगे चलकर विनोबा भावे को इन्हीं सारे अच्छे कार्यों के लिए 1958 में फर्स्ट रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है ना। अच्छा, तो पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है ना। अरे भैया ठीक है, तो फिलहाल एज इट इज आपको याद कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है भैया, एकदम जबरदस्त जिंदाबाद वीके का जी के अंदाज। चलिए ठीक, हाँ 1851 नहीं 1951, ठीक है ना। 1851 में विनोबा भावे थे ही नहीं तो कहां से आंदोलन कर देंगे, ठीक है भैया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा। ये भूदान वाला मामला अच्छे तरीके से आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जरा याद करिए कि हम लोगों ने लास्ट टाइम आपको बताया था हमने कि भैया हमें कुछ लिटरेचर्स जो देखने हैं, ठीक है, चोल साम्राज्य के टाइम के, वो जरा देख लेते हैं, ठीक है ना। देख लिया भैया क्या है तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम से अक्सर क्वेश्चन आता है, तो पहली बात तो ये ध्यान देना कि तोलकाप्पियम के लेखक तोलकाप्पिय है, ठीक है ना। हाँ, तो द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट है, अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है ना, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ तमिल लिटरेचर अवेलेबल अप टू डेट, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये चीज है और इसके प्रणयकर्ता मतलब इसके लेखक एक तरह से कौन है? तोलकाप्पिय। देखो ऐसा सही बताऊं तो पेपर में यही वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। पेपर में क्या क्वेश्चन आता है? ये वाला कि भैया लिखा किसने है? तो तोलकाप्पियम ने लिखा है। किसने लिखा है? तोलकाप्पियम ने। एक तो ये बात याद कर लीजिएगा कि तोलकाप्पियम को किसने लिखा है? तोलकाप्पियम ने लिखा है। दूसरी बात क्या है कि ये व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। ये दूसरी बात क्या रखना है? ये ग्रामर बुक है। तो अगर कम से कम आप ये दो बात याद कर ले तो पर्याप्त है, इन दोनों से क्वेश्चन हो जाता है। जैसे आप एक चीज बोलते हैं, ठीक है ना, अरे भैया ठीक है ना। देखिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तब के गुप्त और आज के गुप्त में अंतर है, ठीक है। हाँ, तब के गुप्त और आज के गुप्ता जी में अंतर है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, अरे गुप्ता जी पूरा पता कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए ऐसा है कि हमने क्या कहा? हमने कहा तोलकाप्पियम से दो क्वेश्चन फेमस है, ठीक है। एक तो ये किसने लिखा है? तो तोलकाप्पियम ने लिखा है। दूसरी बात क्या है कि ये तमिल ग्रामर की पहली बुक है। जिस तरह से आप पढ़ते हैं कि संस्कृत ग्रामर की, ठीक है ना, संस्कृत ग्रामर की पहली किताब कौन सी थी? संस्कृत ग्रामर की पहली किताब आपने पढ़ा है अष्टाध्यायी, जैसे पाणिनि ने लिखा था। तो पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी गई थी वो संस्कृत ग्रामर की पहली बुक थी, और तोलकाप्पियम के द्वारा जो तोलकाप्पियम लिखी गई ये तमिल ग्रामर की पहली बुक है। ये तमिल ग्रामर की पहली बुक है। क्लियर बात है? तो एज इट इज आपको याद करना है। आगे बढ़े। शिल्पाधिकारम भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। इसको लिखने वाले इलांगो अधिगल, बहुत पूछा जाता है। संगम साहित्य का एक महाकाव्य है और इलांगो अधिगल का वर्णन किया गया है चोल नरेश कारिकल के पौत्र के रूप में, ठीक है ना। हाँ जी, पुहार या कावेरीपट्टनम के धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी की मार्मिक कथा का उल्लेख है। यहाँ से केवल दो पॉइंट आपको ध्यान देना है। एक तो शिल्पाधिकारम के लेखक मतलब अथर कौन है? तो भैया इलांगो अधिगल। और दूसरी बात याद करनी है कि इसमें कोवलन, ठीक है, इसमें कोवलन है ना और उसकी पत्नी, ठीक है। एक कोवलन है और दूसरी उसकी पत्नी है जिसका नाम है कन्नगी। इन्हीं दोनों की प्रेम कथा का उल्लेख है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि भैया एक कोवलन और दूसरा उसकी पत्नी कन्नगी, ठीक है। कोवलन और कन्नगी की प्रेम कथा का उल्लेख है, ठीक है। तो ये सिंपल है। क्या क्या कि शिल्पाधिकारम में एक पॉइंट आप याद करेंगे क्या भैया? हाँ जी, एक पॉइंट आप याद करेंगे कि इलांगो अधिगल ने लिखा है और दूसरा पॉइंट याद करेंगे कि इसमें कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी के बीच की एक मार्मिक कथा है, उसका उल्लेख इसमें किया गया है, ठीक है ना। हाँ जी, एज इट इज याद कर लेना है। चोल शासक राजराज फर्स्ट के बारे में आप देख लीजिए। राजराज फर्स्ट, ठीक है ना। तो उत्तरी श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। विजय क्षेत्र को अनुराधापुर स्थल को नष्ट कर दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है पेपर में कि श्रीलंका के अनुराधापुर मतलब कभी-कभी, ठीक है। तो उत्तरी श्रीलंका का अनुराधापुर स्थल, श्रीलंका के अनुराधापुर को किसने नष्ट किया था? श्रीलंका, ठीक है। अनुराधापुर व्हिच वाज लोकेटेड इन श्रीलंका वाज डिस्ट्रॉयड बाय राजराज फर्स्ट, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। बस इतनी सी बात यहाँ पर याद रखिए। जो मैं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको अंडरलाइन करना, मैं स्टार लगा रहा हूँ, बस वही पॉइंट लिखने हैं, बाकी छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, जैसे यहाँ पर आपने हेडिंग डाला राजराज फर्स्ट, तो आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे कि उत्तरी श्रीलंका के अनुराधापुर को नष्ट किया, ठीक है ना। अनुराधापुर ऑफ नॉर्थ श्रीलंका वाज डिस्ट्रॉयड बाय राजराज फर्स्ट, दैट्स इट, ठीक है। राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है। ये क्या है? ये भैया मैंने आपको बताया था कि चोल साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक है, ठीक है ना। चोल साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक है राजराज मतलब राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा तो चोलों की सीमा, चोलों का अपना राज्य चरमोत्कर्ष पर कब पहुंचा, ठीक है ना, क्लाइमेक्स पर, ठीक है ना। तो चोल अपने क्लाइमेक्स पर, अपने चरमोत्कर्ष पर राजेंद्र फर्स्ट के समय में थे। एक क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है क्या कि बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी चोल झील में बदल दिया, बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदलने वाला शासक, ठीक है ना। हाँ जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि राजेंद्र प्रथम जो है इसने नॉर्थ इंडिया में बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किया और उन क्षेत्रों को जीत लिया और जो बंगाल की खाड़ी है इसे चोल झील में बदल दिया, ठीक है। संपूर्ण श्रीलंका को जीता। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि संपूर्ण श्रीलंका को जीतने वाला। उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया, पवित्र गंगा जल लाया, ठीक है, पवित्र गंगा जल लाया। पाल शासक नेपाल को हराया, गंगई कोंड ने चोलपुरम उपाधि भी धारण करी और गंगई चोलपुरम नाम की राजधानी भी बसाई, ठीक है। चोल गंगम नाम का तालाब भी बनाया। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैं कहूंगा कि आप सारे के सारे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या क्या याद करना है समझिएगा कि भाई देखिए चोल डायनेस्टी जो कि साउथ इंडिया की है, चोल डायनेस्टी जो कि साउथ इंडिया की है, इस डायनेस्टी का सबसे फेमस जो रूलर हुआ, सबसे मेजेस्टिक जो रूलर हुआ, ठीक है ना, सबसे मेजेस्टिक जो रूलर हुआ, जो सबसे फेमस रूलर हुआ वो हुआ राजेंद्र फर्स्ट। क्यों राजेंद्र फर्स्ट क्यों मेजेस्टिक रूलर हुआ? क्योंकि इसने दो चीजें करी। अगर आप ध्यान देंगे तो भैया ये सबसे मेजेस्टिक रूलर क्यों कहा जा रहा है? तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप देखिए चोलों का एरिया क्या था? चोलों का एरिया ये वाला था मुख्य रूप से, ये चोलों का एरिया था। तो चोलों का जो ये एरिया था, जो चोलों का ये एरिया था, ठीक है, चोल लोगों का जो ये एरिया था, इसमें एक शासक आया कौन? इसमें एक शासक आया राजेंद्र फर्स्ट। कौन भैया? राजेंद्र फर्स्ट। अब राजेंद्र फर्स्ट की उपलब्धियां क्या है? आप इसे राजेंद्र फर्स्ट कह सकते हैं या राजेंद्र चोल कह सकते हैं। राजेंद्र फर्स्ट कहें या राजेंद्र चोल। इसकी उपलब्धि क्या है भाई? इसकी उपलब्धि ये है कि इसने क्या किया भाई? इसने नॉर्थ ईस्ट पर, ये वाला जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट,
ईस्ट इंडिया पर, ठीक है, आक्रमण करने वाला पहला चोल शासक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर आक्रमण करने वाला पहला चोल शासक, करने वाला पहला चोल शासक था, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर आक्रमण करने वाला पहला चोल शासक, ठीक है ना, हाँ, फर्स्ट चोल जिसने यहाँ पर, ठीक है, इसमें है क्या मामला, इसमें दूसरी बात क्या है कि भैया दूसरा ये है कि जो ये राजेंद्र चोल है, इसने और क्या किया भैया, यहाँ पर श्रीलंका था ना, श्रीलंका यहीं पर तो पड़ता है इस प्रकार से, तो ये इसने श्रीलंका को जीता, ठीक है ना, इसने क्या किया, संपूर्ण श्रीलंका जीता, ठीक है, संपूर्ण श्रीलंका इसमें जीता, तो इसके लिए भी जाना जाता है संपूर्ण श्रीलंका जीता, क्या था, तो इसका टाइटल मतलब उपाधि, तो इसके द्वारा जो उपाधि धारण की गई वो भी काफी फेमस उपाधि है, और उपाधि क्या है भैया, ये उपाधि है गंगईकोंड चोलपुरम, क्या भैया, गंगईकोंड चोलपुरम, गंगईकोंड चोलपुरम, ठीक है, गंगईकोंड चोलपुरम, ठीक है, गंगईकोंड चोलपुरम, ठीक है, तो ये इसकी उपाधि है गंगई, अच्छा उपाधि तो केवल गंगईकोंड है, गंगईकोंड चोलपुरम जो है गंगईकोंड, ठीक है, गंगईकोंड चोल, ठीक है, पुरम जो है ये इसकी राजधानी थी, इसकी उपाधि केवल जो है क्या थी, इसकी उपाधि की अगर बात करें तो केवल गंगईकोंड की उपाधि थी, तो ये राजधानी हो गई, इसको राजधानी लिख देते हैं, ये क्या है, ये राजधानी है, राजधानी मतलब कैपिटल, और ये इसने स्वयं ही बसाया था, ठीक है, तो उपाधि यहाँ पर लिखी जाती है, उपाधि मतलब टाइटल, ठीक है, तो गंगईकोंड की उपाधि है इसकी, ठीक है, क्या भैया, गंगईकोंड की उपाधि है, कौन सी उपाधि है, गंगईकोंड की उपाधि है, क्या भैया, क्या उपाधि है, गंगईकोंड की उपाधि है, ठीक है, गंगईकोंड की उपाधि है, ठीक है, गंगईकोंड, गंगईकोंड, ठीक है, गंगईकोंड की इसकी उपाधि है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है, बाकी इसने एक क्या किया है, चोल गंगम नाम का तालाब का निर्माण कराया, चोल गंगम नाम का तालाब बनवाया, ठीक है, चोल गंगम मतलब एक तालाब बनवाया, तालाब, ठीक है, तालाब एक बनवाया जिसका नाम क्या था, चोल गंगम, ठीक है, तो चोल गंगम नाम का तालाब, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाए, क्या भैया, चोला गंगम, ठीक है, चोला गंगम नाम का एक तालाब बनवाया, चोला बनवाया, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करिए, है ना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे रिलेटेड बातों को थोड़ा विस्तार से बता दिया है, तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है, और ये जो है हम कह सकते हैं कि मैजेस्टिक रूलर है, ठीक है, सबसे प्रतापी शासक है, सबसे प्रतापी चोल शासक, सबसे प्रतापी चोल शासक माना जाता है, सबसे प्रतापी चोल शासक ये माना जाता है, सबसे प्रतापी चोल शासक माना जाता है, मतलब मोस्ट फेमस, ठीक है, मोस्ट फेमस चोला, ठीक है, चोला किंग या रूलर, ठीक है, तो मोस्ट फेमस चोला किंग या चोला रूलर, ठीक है ना, हाँ, तालाब का मैप अभी मैप पर दिखाते हैं कि कहाँ एग्जैक्टली बनवाया था, तालाब इतना छोटा सा होता है, उसका मैप देखोगे, चलिए आगे देखेंगे, कुलोत्तुंग फर्स्ट, ठीक है ना, कुलोत्तुंग फर्स्ट, ठीक है, कुलोत्तुंग फर्स्ट की बात करते हैं, कुलोत्तुंग फर्स्ट की बात करें, श्रीलंका का राजा विजय बाबू, है ना, इसके समय में स्वतंत्र हो गया, फिर अभी हमने आपको बताया कि राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पर श्रीलंका को जीता, ठीक है, हाँ जी, राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पर श्रीलंका को, संपूर्ण श्रीलंका को जीता गया, जो कि आपने देखा, तो संपूर्ण श्रीलंका को जीता, ठीक है, संपूर्ण श्रीलंका को राजेंद्र फर्स्ट के समय में जीता गया, न केवल इसने श्रीलंका को जीता बल्कि हमने कहा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर भी आक्रमण किया, ठीक है, और पाल शासक कहाँ का था, ये जो पाल शासक महिपाल, ये बंगाल का था ना, इसको भी हराया, और इसको हराने के बाद आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी है उसे चोल झील का रूप दे दिया, ठीक है, मतलब चोलों के लिए बंगाल की खाड़ी उपलब्ध हो गई, अवेलेबल हो गई, ठीक है, और यहाँ तक कि गंगा नदी के जल को कहा जाता है कि गंगा नदी के जल को चोल साम्राज्य में ले आया, ठीक है ना, हाँ जी भैया, ठीक है, अब इस प्रकार से आप देखेंगे कि राजेंद्र फर्स्ट इसी वजह से इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, फेमस रूलर, मैजेस्टिक रूलर माना जा रहा है। इसके बाद जो कुलोत्तुंग आया, इसके समय में श्रीलंका का राजा विजय बाबू आजाद, ठीक है ना, हाँ, तालाब में कितना पानी था वो भी बताते हैं अभी, श्रीलंका का राजा विजय बाबू आजाद हो गया, कुलोत्तुंग ने अपनी पुत्री का विवाह विजय पेरुमल के साथ किया, कुछ खास ऐसा नहीं है, इसमें एक चीज है जो आप याद कर सकते हैं, वो ये है कि 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा, ठीक है, ये एक पॉइंट है जो आप याद कर सकते हैं कि चोला एनवॉय ऑफ 72 मर्चेंट्स वाज सेंट टू चाइना टू एक्सपेंड, है ना, ट्रेड बिटवीन चोला एंड चाइना, ठीक है ना, तो चोला डायनेस्टी और चाइना के बीच में जो ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिए और आगे ले जाने के लिए एक, ठीक है, प्रयास किया गया कुलोत्तुंग के द्वारा, तो ये क्वेश्चन होता है कि भैया किस चोल शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को बेहतर करने का प्रयास किया, या बेहतर करने के प्रयास में 72 व्यापारियों का एक मंडल चोल चीन भेजा, ठीक है ना, हाँ जी, कहाँ भेजा, चीन भेजा, चलिए अब तक्कोलम का एक युद्ध देख लीजिएगा, तक्कोलम का युद्ध, है ना, अब यहाँ तक्कोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ है, किसके किसके भैया, चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ है, तक्कोलम का युद्ध मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, तक्कोलम का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 949 ईस्वी, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तक्कोलम का युद्ध, ठीक है, तक्कोलम का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हर हाल में याद रखना है, तक्कोलम का युद्ध, ठीक है, हाँ, मतलब कह सकते हैं कि बैटल ऑफ तक्कोलम, बैटल ऑफ तक्कोलम, ठीक है, खतरनाक युद्ध था ये, बैटल ऑफ तक्कोलम, तो तक्कोलम का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 949 में, ठीक है ना, कब हुआ था, 949 में, तो तक्कोलम के युद्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है, तक्कोलम के युद्ध की बात करेंगे, अब ये जो तक्कोलम का युद्ध है, इसमें एक तरफ कौन है, दूसरी तरफ कौन है, तो भैया एक तरफ कौन है, एक तरफ है चोल, ठीक है, एक तरफ कौन है, एक तरफ है चोल वंश, ठीक है, मतलब एक तरफ चोला डायनेस्टी है, ठीक है, एक तरफ चोला डायनेस्टी है, और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ है राष्ट्रकूट, ठीक है, दूसरी तरफ कौन है, राष्ट्रकूट है, दूसरी तरफ राष्ट्रकूट है, ठीक है, राष्ट्रकूट, दूसरी तरफ कौन है, राष्ट्रकूट है। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि भाई चोलों की तरफ से, ठीक है, ठीक है, चोलों की तरफ से कौन लड़ रहा है, परांतक, चोलों की तरफ से कौन लीड कर रहा है, चोलों को लीड करने का काम कौन कर रहा है, तो चोलों को लीड करने का काम कौन कर रहा है, तो चोलों को इसमें लीड कर रहा था परांतक, कौन भैया, परांतक लीड कर रहा था, और वाकई में पराजित भी हो गया, ठीक है, परांतक हुआ पराजित, याद करने में कहाँ दिक्कत है, ठीक है, परांतक पराजित हो गया, ठीक है ना, हाँ जी, परांतक पराजित हो गया, ठीक है, और इधर राष्ट्रकूट शासक को, इसको कौन लीड कर रहा था, तो यहाँ भैया लीड कर रहा था कृष्ण तृतीय, कौन लीड कर रहा था, कृष्ण तृतीय, कृष्ण थर्ड, ठीक है, और किसकी जीत हुई भैया, तो इन्हीं की जीत हुई, ठीक है, किसकी जीत हुई, ठीक है, तो इनकी जीत हुई, ठीक है ना, किसकी विक्ट्री रही इसमें, तो इसमें इनकी विक्ट्री हुई, ठीक है, ये जरा ध्यान देंगे, ठीक है भैया, तो राष्ट्रकूटों की जीत, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से क्या मिल जाता है भैया, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है कि तक्कोलम का युद्ध कब हुआ, ठीक है भैया, हाँ, ठीक है, तो भैया तक्कोलम का युद्ध कब हुआ, तक्कोलम का युद्ध कब हुआ, 949 ईस्वी में हुआ, ठीक है, कब हुआ, तक्कोलम का युद्ध 949 ईस्वी में हुआ, किसके किसके बीच हुआ, चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ, कौन जीता, राष्ट्रकूट जीते, कौन जीता भैया, राष्ट्रकूट जीते, तो एज इट इज आपको याद कर लेना है कि कौन जीता, राष्ट्रकूट जीते, ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट तो है और आपको याद तो करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए एज इट इज याद कर लीजिएगा, वही चीज यहाँ पर लिखी है, तो इस पेज की आवश्यकता नहीं, ठीक है, और राष्ट्रकूटों का तंजौर पर अधिकार हो गया, ठीक है ना, हाँ जी, राष्ट्रकूटों का तंजौर पर अधिकार भी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, तंजौर पर अधिकार, इस पर तंजौर क्या थी, तंजौर हुआ करती थी इस समय चोलों की राजधानी, तंजौर पर अधिकार, ठीक है ना, तंजौर पर अधिकार, तंजौर पर अधिकार, ठीक है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट शासक जो है, राष्ट्रकूटों ने यहाँ पे क्या किया, राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट कंक्वायर्ड, ठीक है, तंजौर, ठीक है, या तंजावुर, तंजौर या तंजावुर, ठीक है, तो राष्ट्रकूटों ने तंजौर पर अधिकार कर लिया, उसे कंक्वायर कर लिया, ठीक है भैया, चलिए, तो एज इट इज इसको भी याद कर लेना है, एज इट इज इसको भी याद कर लेना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
लीजिएगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है ना? हाँ जी, इसमें से कोई नहीं जानता, ठीक है? हाँ जी, तो देख लीजिएगा। और हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जिसमें पांड्य नहीं है। इस टाइम पर ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब आप देखेंगे कि ये यहाँ पर जो पांड्य हुआ करते थे वो पांड्य है नहीं, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ठीक है, इन्हीं चोलों का ही है, ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक है, इन्हीं का है, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं कब की, ये एक बार चोलों का खात्मा हो चुका है, दोबारा चोल जो है, ठीक है, इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, ठीक है, नहीं तो शुरू में तो चोल का खात्मा पांड्यों ने कर दिया था। फिलहाल अब इसमें से क्या पूछेगा एग्जाम में कोई नहीं जानता, अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा कि वारियम किसे कहते थे, टोट वारियम किसे कहते थे, समस्तर वारियम किसे कहते थे, याद कर लीजिएगा। नहीं याद कर सकते हैं तो दिक्कत है, और अगर बिल्कुल ही नहीं याद कर सकते हैं तो कम से कम ये दो याद कर लीजिएगा, है ना? अगर सब नहीं याद कर सकते तो कम से कम ये दो याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? कम से कम ये दो जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है भैया? आगे देख लीजिएगा। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, मतलब प्रशासन की बात करते हैं, तो सबसे नीचे क्या है भैया? सबसे नीचे ग्राम सभा, गांव में होती है, गांव होती है, तो सबसे नीचे ग्राम सभा, उसके नीचे उसके ऊपर नाडु मतलब जिले, मतलब ग्राम सभा का समूह नाडु कहलाता था, उसके ऊपर कोट्टम, उसके ऊपर प्रांत है, उसके ऊपर साम्राज्य, ठीक है? तो मतलब ग्राम सभा का ग्रुप ऑफ ग्राम सभा इज कॉल्ड नाडु, दैट इज डिस्ट्रिक्ट, ग्रुप ऑफ नाडु इज कॉल्ड कोट्टम या वलनाडु, ठीक है? और ग्रुप ऑफ कोट्टम इज कॉल्ड प्रोविंस, दैट इज मंडलम, एंड ग्रुप ऑफ मंडलम, ठीक है, इज कॉल्ड एम्पायर, ठीक है ना? चलिए, ठीक है। थोड़ा सा पीपीटी से भी पढ़ने की आदत डालो। अगर आप चाहते हो कि हम एक एक चीज को लिख कर पढ़ाएं तो यकीन मानिए 6 महीने से पहले तो आपकी हिस्ट्री नहीं खत्म होने वाली, एकदम बहुत मतलब सटीक बात है, ठीक है ना? हाँ, एकदम सटीक बात है कि 6 महीने से पहले हिस्ट्री नहीं खत्म कर पाऊंगा अगर आप एक एक पॉइंट और एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर लिख कर पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है? और इस तरह से अगर 6 महीने में हिस्ट्री पढ़ोगे तो सोचो कि बाकी सब्जेक्ट का पढ़ोगे, ठीक है ना? हाँ, तो जो इस चीज में क्या लिख कर पढ़ा दूं? अगर वॉरियम को लिखूंगा कि गांव की देखरेख करने वाली कार्यकारिणी समिति थी, जो लिखा है वही तो लिखूंगा। जहां लिख कर पढ़ाने की जरूरत है, फ्लो चार्ट बताने की जरूरत है, मैप पर समझाने की जरूरत है, वही तो पढ़ाऊंगा। हर जगह अगर आप लिखने की डिमांड करोगे और इस मानसिकता से क्लास में आओगे कि होंगे, है ना, तो अपना ही खराब होगा। मैं ऐसे कमेंट को इग्नोर करूंगा, ठीक है? हाँ जी, चलिए, जहां जैसी जरूरत रहेगी मैं वैसा पढ़ाऊंगा, ठीक है? जहां पीपीटी की जरूरत रहेगी पीपीटी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, जहां लिख कर जरूरत रहेगी लिख कर पढ़ाऊंगा, ठीक है? किसी के कहने के हिसाब से नहीं चलूंगा, पहले बता, ठीक है? हाँ जी, पांड्य राज्य, ठीक है, पांड्य राज्य की बात करते हैं। अब पांड्यों की बात करते हैं कि पांड्यों में क्या है? पांड्यों का जो क्षेत्र है, पांड्यों का क्षेत्र कहां पड़ता है? पांड्यों का क्षेत्र जो हुआ करता था, ये हुआ करता था आपका जो साउथ, ठीक है, साउथ तमिलनाडु वाला एरिया है, ठीक है? साउथ तमिलनाडु का जो एरिया है वहां पर इनका राज्य हुआ करता था, साउथ तमिलनाडु, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। स्थिति देखिए, आपको अपनी तरफ से भी प्रयास करना पड़ेगा। जीवन रेखा, तो पांड्यों की जीवन रेखा क्या थी? वेंगी नदी, ठीक है? पांड्यों की जीवन रेखा क्या थी? वेंगी नदी, मतलब लाइफ लाइन। जैसे आप देखिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा आप नर्मदा नदी को कह सकते हैं, पाकिस्तान की जीवन रेखा सिंधु नदी को कह सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर पांड्यों की जीवन रेखा वेंगी नदी, इनके क्षेत्र में यही प्रमुख नदी थी, ठीक? स्थिति क्या है इनकी? स्थिति थी कावेरी नदी के दक्षिण में, मतलब साउथ ऑफ रिवर कावेरी। तो कावेरी नदी के दक्षिण में साउथ में इनका क्षेत्र था। राजधानी इनकी मथुरा थी। 26 ईसा पूर्व मतलब 26 बीसी में इन्होंने एक दूत को रोम भी भेजा था। इन्होंने मीनाक्षी मंदिर का भी निर्माण कराया, ठीक है ना? हाँ, इसमें एक जयंत वर्मन नाम के शासक हुए जिन्होंने वानवन की उपाधि धारण की, ठीक है? अब देखिएगा कि अगर हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, किसकी भैया? पांड्यों की बात करते हैं, पांड्य, ठीक है ना? तो पांड्यास की अगर बात करते हैं तो पांड्यास में क्या क्या आपके लिए जरूरी बातें हैं पांड्यों के लिए? तो पांड्यों की अगर बात करते हैं तो भैया एक तो ये हो गया कि इनका जो एरिया है, ठीक है, इनका जो क्षेत्र था ये क्या था? ये साउथ तमिलनाडु का एरिया था, साउथ तमिलनाडु का एरिया था, ठीक है? दूसरी बात ये हो गई कि भाई इनकी जो राजधानी थी, इनकी जो कैपिटल थी, इनकी जो राजधानी थी मतलब इनकी जो कैपिटल थी, इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? भाई इनकी कैपिटल थी मदुरई, क्या थी? मदुरई थी, ठीक है? मदुरई, ठीक है, मदुरई, ठीक है, मदुरई। और ये जो मदुरई है, ठीक है, मदुरई किस नदी के किनारे था भैया? वैगई नदी के किनारे, जिसे यहाँ पर वेंगी नदी कहा जा रहा है। यहाँ पर जिसे वेंगी नदी कहा जा रहा है, इसे उस समय मतलब आज के टाइम पर वैगई नदी कहते हैं, ठीक है ना? हाँ, वैगई नदी, ठीक है? तो वैगई नदी के तट पर या वेंगी नदी के तट पर वैगई नदी, ठीक है? तो वैगई नदी जो है हुआ करती है, कौन सी? वैगई नदी, तो वैगई रिवर, ठीक है, वैगई रिवर, ठीक है? और रही बात इनके जो प्रतीक, याद करिए प्रतीक तो खैर हमने पहले बताया था, प्रतीक मतलब सिंबल, तो सिंबल इनका क्या था? इनका सिंबल था भैया मछली मतलब फिश, ठीक है? मछली मतलब फिश, ठीक है? और पांड्यों के द्वारा एक मंदिर जो बनाया गया उसे विशेष रूप से देख लेते हैं, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। हालांकि इसे आप स्टैटिक जीके में भी पढ़ेंगे, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, ठीक है? तो ये जो मीनाक्षी मंदिर है, जो मीनाक्षी टेंपल है, ठीक है, मीनाक्षी टेंपल है, ये इन्होंने बनाया और बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो मीनाक्षी मंदिर है, ये जो मीनाक्षी मंदिर है, ये आप देखेंगे कि भैया इसमें एक तो भगवान सुंदरेश्वर है, ठीक है? कौन भैया? भगवान सुंदरेश्वर, ठीक है? भगवान सुंदरेश्वर, ठीक है? भगवान सुंदरेश्वर है, ठीक है? और दूसरे कौन भैया? दूसरा यहाँ पर माता मीनाक्षी भी है, ठीक है? मीनाक्षी, ठीक है? माता मीनाक्षी। तो दरअसल में आप देखेंगे कि इसमें मामला ये है, इसमें बात ये है कि भैया भगवान सुंदरेश्वर का मतलब क्या? शिव जी, ठीक है? भगवान सुंदरेश्वर का मतलब क्या? शिव जी, ठीक है? और माता मीनाक्षी का मतलब क्या? पार्वती जी, ठीक है? पार्वती जी, ठीक है? और एक्चुअली में कहते हैं कि मंदिर वही बना है जहां इसे बनना चाहिए था, ठीक है? मंदिर वही बना है जहां इसे बनना चाहिए था। एक्चुअली में यहीं पर इनका विवाह हुआ, ठीक है? इनका जो विवाह हुआ था, इनकी जो है ना, इनकी जो मैरिज हुई थी वो यहीं पर, तो ये कहा जाता है कि यहीं पर शिव पार्वती का विवाह हुआ। तो जिस जगह पर विवाह हुआ वहां करवा दिया, ठीक है ना? हाँ जी, एज इट इज याद कर लेना है पांड्यों के बारे में, ठीक है? एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है? तो इनकी लोकेशन क्या थी भैया? साउथ ऑफ रिवर, है ना? साउथ ऑफ रिवर कावेरी। अगर इनकी लोकेशन की बात करें, मतलब स्थिति, मतलब इनका क्षेत्र कहां पर था, स्थिति की बात करें, लोकेशन की बात करें, ठीक है? तो लोकेशन इनका क्या था? तो इनका जो लोकेशन था, ठीक है, वो क्या था? कावेरी के दक्षिण में, ठीक है? कावेरी के दक्षिण, कावेरी के दक्षिण में, कावेरी के दक्षिण में, ठीक है? कावेरी के दक्षिण में इनका क्षेत्र था, मतलब कह सकते हैं कि साउथ ऑफ रिवर कावेरी, साउथ ऑफ रिवर कावेरी, ठीक है? साउथ ऑफ रिवर कावेरी। तो ये चीज ध्यान देना है, इसमें जैन वर्मन वगैरह, ठीक है? नॉर्मल सी चीज है, इसको याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? भाई दक्षिण के दक्षिण भारत के, दक्षिण के दक्षिण भारत के जो राज्य है कुछ और जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इनको भी अभी देखना है, ठीक है? और दक्षिण के दक्षिण भारत के जो राज्य आप देखेंगे अभी, ठीक है, क्या है? जैसे चालुक्य मुख्य रूप से, और चालुक्यों की भी 3 शाखाएं हैं, ठीक है? जैसे पल्लव है, चालुक्य है, राष्ट्रकूट है। चोलों के बारे में तो आपको बता दिया है, तो चोलों के बारे में फिर से नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? चोलों के बारे में फिर से नहीं पढ़ना है, अच्छा, ठीक है? चोलों के बारे में आपको फिर से नहीं पढ़ना है, ठीक है भैया? हाँ, चोलों के बारे में आपको फिर से नहीं पढ़ना है, ठीक है? हाँ जी, ठीक, चोलों के बारे में आपको फिर से नहीं पढ़ना है। रोम, अरे यार रोम नहीं जानते? इटली की राजधानी है रोम। चोल पांड्यों के द्वारा एक दूत मंडल रोम भेजा गया, ठीक है? कहाँ भेजा गया? रोम भेजा गया। रोम जो है इटली की राजधानी है। अच्छा, क्या होना चाहिए भैया सिंबल? क्या होना चाहिए बता दो भैया, तुम्हें बता दो सिंबल क्या होना चाहिए? अरे देखिए, एक्चुअली में होता क्या है पता है? मीनाक्षी का मतलब जानते क्या होता है? मीनाक्षी का अर्थ क्या है? अगर आप मीनाक्षी शब्द देखेंगे तो इस मीनाक्षी शब्द का मतलब ही होता है, इसकी जो मीनिंग है, इसकी जो मीनिंग है, मतलब जो अर्थ है इसका, इसका अर्थ ही होता है मछली जैसी आंखों वाली। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है मछली जैसी आंखों वाली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना?
चाहे मछली जैसी आंखों वाली, ठीक है, तो मछली जैसी आंखों वाली, ठीक है, ठीक है, फिश लाइक, ठीक है, फिश लाइक आइज, ठीक है, तो फिश की तरह जिसकी आइज हो, फिश लाइक आइज, ठीक है, तो फिश की तरह जिसकी आइज हो, ठीक है, आंखें हो, उनको कहते हैं मीनाक्षी। और इसी वजह से मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीन प्लस आक्षी, तो आक्षी या अक्षु का मतलब होता है क्या, आंखें, और मीन का मतलब होता है मछली, तो मछली जैसी आंखों वाली, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, देखो मुझे पता है कि साउथ इंडिया की हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत चैलेंजिंग है, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि उसको इजी किया जाए। दोबारा चोल नहीं आएंगे, चोलों का हो चुका है, ठीक है ना। अब हमें पल्लवों के बारे में, चालुक्यों के बारे में, राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से चालुक्य जो है वातापी के चालुक्य है, वेंगी के चालुक्य है, कल्याणी के चालुक्य है, ठीक है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा, हम वो बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ और भी आएंगे छोटे मोटे, तो वो सारी चीजें हमें इसमें समझने का प्रयास करना है। मैप वगैरह के माध्यम से हम इसे आगे बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कोशिश मैं कर रहा हूं कि आपके लिए चीजें इजी हो, लेकिन इतनी इजी है नहीं, ठीक है। मैं प्रयास कर रहा हूं, आप भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे तभी चीजें इजी हो पाएंगी, ठीक है ना। हाँ, ठीक, इजी लग रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर इजी लग रहा है तो ये तो मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो प्रयास करेंगे अपन लोग, ठीक है, चीजों को और इजी करने का, ठीक है। और आप मोटी मोटा ये समझिए कि अब आपको जो पढ़ना है साउथ इंडिया की हिस्ट्री में आगे, ठीक है, वो ये देखते हुए ध्यान में पढ़ना है कि जैसे ये देखिए चालुक्य, ठीक है, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, जिन्हें बादामी के चालुक्य भी कहते हैं, वेंगी के चालुक्य, जिन्हें पूर्वी चालुक्य कहते हैं, यहाँ पर राष्ट्रकूट भी है, यहाँ पल्लव है, चोलों के बारे में तो ऑलमोस्ट हो चुका है। इनसे रिलेटेड कहीं पूछा जाएगा तो अलग बात है, नहीं तो हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो वाकाटक हुआ करते थे, उनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अगले दिन यानी कल मुलाकात करते हैं, ठीक है, और इसको कंप्लीट करते हैं, मतलब अगले सेशन में ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दो नहीं है, अगले सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि रेलवे हो या एसएससी, ये दोनों एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ से साउथ इंडिया से संबंधित क्वेश्चन आता है, इस वजह से हम साउथ इंडिया को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, ठीक है, चलिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।